अभी आसान लफ्ज़ों में अगर हम इस टेक्नोलॉजी को, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ है, अमेरिकन फाइटर जेट्स है, अगर आप हमारे अवाम को समझाएं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी काबिल है, कितनी एडवांस है, लेकिन इसको गिरा देना, इन जहाज़ों को भी गिरा देना, मुमकिन बना देना, तो ईरान के पास उसके मुकाबले में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी? बहुत शुक्रिया फिजा आपका और बट साहब आपने इनवाइट किया और शुक्रिया आपने अच्छे अल्फाज कहे मेरे बारे में। ये जो टेक्नोलॉजी इसका आप जिक्र कर रही हैं, पहले मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देता चलूं कि हम समझते हैं फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का मतलब है कि रडार पर देखा ही नहीं जा सकता। जी ऐसे ही। उसको इम्प्योरिटी हासिल नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी को, इसमें कोई क्लैरिटी या शक डाउट नहीं होना चाहिए कि इम्प्योरिटी का मतलब है कि ये 100% गारंटेड नहीं होता। और सिंपल करने की मैं कोशिश करता हूँ। बुनियादी तौर पर रेडार पर ये नजर इसलिए नहीं आता कि जो रेडार मिशन करता है, यानी अपनी रेज फेंकता है आसमान में, जहां पे कोई नॉर्मल कन्वेंशनल पुराने जहाज हो जाता था पुराने, तो वो अपनी जाहिर है ब्लॉक करता था रेडिएशन को। जब वो ब्लॉक होती है रेडिएशन, तो वो इसको मैसेज रेडार को पता लगता है कि फलां जगह से मेरी रेडिएशन वापस टकरा के वापस आ रही है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता था। पुराने जो जहाज हुआ करते थे, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये जहाज क्या करता है, या तो इनको रेज को डिफ्लेक्ट कर देता है, रेडार की तरफ नहीं जाने देता, या एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पेंट और मटेरियल की वजह से। वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाता। तो अब होता यह है कि इस जहाज को पिक करने के लिए एक चीज जो है सोर्स, अभी तक वो दुनिया नहीं उसका कुछ इलाज कर सकी, वो है जेट इंजन। यानी कि इंजन के अंदर से जो तकरीबन 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जो बर्नर चल रहा होता है या इंजन चल रहा होता है, उसकी तो रेडिएशन या हीट आप नहीं रोक सकते। इसके अंदर एक F135 प्रैट एंड विटनी कंपनी का लेटेस्ट इंजन लगा हुआ है, इसके बावजूद इंजन स्टेल्थ नहीं हो सकता, यानी उसने हीट छोड़नी होती है पीछे। नंबर वन, जो ईरान इस वक्त, मेरी रिसर्च ये कहती है कि जो ईरान इस वक्त कर रहा है, इन्होंने इनोवेशन तरीका ये लगाया है कि इनके पास A167 एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, बुनियादी तौर पे एंटी एयरक्राफ्ट, और वो ड्रोन प्लस मिसाइल की कॉम्बिनेशन है। वो एक लॉइटरिंग ड्रोन है, समझ लें। वो फिरता रहता है, सैर करता रहता है, घूमता रहता है, और पिक करता है IR सोर्स, यानी हीट रेडिएशन कहाँ से मिल रही है उसको। जब वो हीट रेडिएशन उसको मिलती है, तो उसकी लोकेशन बताता है या प्रॉक्सिमिटी एरिया बताता है कि यहाँ पे हीट रेडिएशन है, जहाँ फाइटर जहाज स्टेल्थ हो सकता है या दूसरा जहाज भी हो सकता है। तो उसके बाद जमीन से एक फायर किया जाता है सरफेस टू एयर, जो इनके पास मिसाइल्स हैं ईरानियंस के पास, वो उस एरिया में फेंका जाता है, और उसके बाद क्लोज जाकर वो हीट सीकिंग करके उस जहाज को तबाह करता है। मेरी नजर में ये एक टेक्निक है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में स्टेल्थ फाइटर निशाना नहीं बनाए गए। ये बड़ी अनयूजुअल बात है। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात फिजा ये है कि देखिए, जब फिफ्थ जनरेशन इस तरह का, और F-15 जहाज जो तकरीबन 60 सालों से उड़ रहा है, अपग्रेड हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्बैट में हिस्सा लेने वाला जहाज, लीडिंग जहाज है F-15, वो भी तबाह हुए। आज तक वो, आज से पहले कॉम्बैट में कभी गिराया नहीं गया था F-15। F-35 की तो बात छोड़िए, वो तो वैसी फिफ्थ जनरेशन है, उसका तो सोचा ही नहीं जा सकता था। इससे पहले हम सब समझते थे कि इनविंसिबल है, इनवल्नरेबल है, इसको शूट नहीं किया जा सकता। तो ईरान ने एक इनोवेशन लगाकर एक एलिमेंट ऑफ फियर, जिसको कहते हैं ना, खौफ पैदा कर दिया है प्लानिंग में, एम्प्लॉयमेंट में। अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे जहाजों को बेदाग या बेलाग भेजना और बेखौफ भेजना इस एरिया में, नोइंग कि ये जहाज भी टारगेट हो सकता है। तो ये न्यू डेवलपमेंट है, जिसके लिए नेचर ऑफ ऑपरेशन बदल जाएगी आने वाले वक्तों में अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बड़े हिचकिचाएंगे ऐसे जहाज भेजने से पहले कि ये भी आगे प्रोडक्शन में और आगे परचेजिंग में, जिस तरह हमने जब राफेल गिरा दिया था तो कैसे उसकी मार्केट डाउन हो गई थी। एंड आई एम श्योर हमने तो अभी ये टेक्नोलॉजी लेनी थी, हमने तो इस पर अभी काम करना था, बस उसको ईरानियों ने पहले ही गिरा दिया। बट साहब, इतने मुस्कुरा रहे हैं आप, ये बताएं कि ईरान के साथ जो बाकी प्रॉक्सीज भी मिल गई हैं, ये कितनी की तबाही मचा देंगी, और अभी जिस तरह वादा सादिक जो नया ऑपरेशन ईरान ने लॉन्च कर दिया है, कितनी तबाही मचा चुका है ये। देखें काबिल एहतराम फिजा, बात यह है कि 2 मार्च से लेकर अब तक इसराइल जो है ना, हर तरफ से घिर गया है। अब इसराइल पर 1221 हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो गए हैं। अच्छा, इन हमलों में जो इसराइल के साथ 6 बस्तियाँ थी, करियात, शमूना और नहारिया शामिल है, इनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी बात करने का मकसद ये है कि इसराइल ईरान के साथ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है, मलेशिया के साथ फोर्सें आ गई है, ये चारों तरफ से आ गई है। अगर BBC को कोट करूंगा तो वो तो कह रहे हैं कि इनके पास जो फाइटर है हिजबुल्लाह के पास, उनकी तादाद 1 लाख है, बट जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उनकी तादाद 20 से 50 हज़ार के लगभग वाकई हिजबुल्लाह के पास फाइटर मौजूद है। लेकिन बात यह है, ये चारों तरफ से जो हो रहा है, इससे काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि उनका मीडिया जो है वो भारतनुमा मीडिया है, या तो झूठ बोलता है या चीज़ दिखाता नहीं है।
इसलिए हकायक जो है इसराइल के वो बाहर नहीं आ रहे। लेकिन हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ इंतहाई काबिल एहतराम खालिद भाई है, मौजूद है, इनसे फ़ायदा लेते हैं। अपनी बात हम इनकी ब्रेक के बाद कर लेंगे मेरा ख्याल है। काबिल एहतराम खालिद भाई, दो चीज़ें सामने आई हैं, जदीद अमरीकी जंगी तैयारे F-15E और A-10, ये दो जो वार्थोग तबाह हुए हैं, ये दोनों तैयारे किस किस्म के हैं, इनके बारे में हमें तफसील बताएं। और ये बताएं कि अमेरिका तो ईरान के मुतल्लिक कहता था कि फ़ज़ाई सारी हदूद मेरे पास है, ये जंगी पायलट गिरफ्तार हो गया, ये हेलीकॉप्टर बचाने आया, व्हाट इज़ दिस सर? दो तैयारे कैसे हैं? और फ़ज़ाइया वाली बात जो की थी मेरे कंट्रोल में है, ट्रंप कहता है, क्या आप उससे डिसएग्री हैं जनाब मोहतरम खालिद भाई? बट साहब, ये जो F-15 जो है ये तकरीबन 60 साल से सर्विस में है। बहुत सारे मुल्कों को इंक्लूडिंग सऊदी अरब उनको ये दिया गया है। F-15 जहाज़ बहुत ही कामयाब जहाज़ है, इसका डबल इंजन है। एक एडवांटेज इसका ये है कि इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस क्योंकि बहुत अच्छी है, ये सो मच सो कि एक विंग इसका एक डैमेज हो गया था कंप्लीट, तो एक सिंगल विंग के ऊपर भी एक इजरायली पायलट ने उतार दिया था। जहाज़ इतना स्टेबल है, मैं मैनूवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कॉम्बैट में कभी शूट नहीं हुआ। तीसरी वर्जन ये है कि कंटिन्यूसली इसको इंप्रूवमेंट की गई है। जो F-15E कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर E का मतलब एक्सटेंडेड, E स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड का मतलब है कि इसके अंदर रेंज भी एक्स्ट्रा है, फ्यूल एक्स्ट्रा है, वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। जो लेटेस्ट अमेरिकन है वो E वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात, जो आप A-10 कह रहे हैं, A स्टैंड फॉर अटैक 10, एब्रीविएशंस अमेरिकन आमतौर पर इस तरह की यूज करते हैं। ये बेसिकली इसको कहा जाता है ये टैंक बस्टर है, यानी कि ये इतना ज्यादा क्लोज जाकर जमीन के बस फायरिंग करता है या डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, रॉकेट मारता है। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसकी बेली है, यानी जो इसका फ्लैट जो जमीन की तरफ इसकी सरफेस होती है, वो आर्मर पियर्सिंग की गई है, यानी उसको अगेंस्ट नीचे जो स्मॉल आर्म फायर्स होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गनें लगती हैं, उसका इसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता। इसलिए बेखौफ ये नीचे आ जाता है और बहुत ही क्लोज आके जो टारगेट होते हैं जमीन पर उनको निशाना बनाता है। तो इसको बहुत सिक्योर समझा जाता है। लेकिन उसको टारगेट कर लेना, आप सोच लें जिस जहाज को आर्मर पेरिसिंग की गई हो या प्लेटिंग की गई हो आर्मर की नीचे, ताकि वो शूट ना हो सके नीचे से, अगर कोई गोलियां लग भी जाए उसको, आर्म फाइटर जहाज की ये आर्मामेंट के अगेंस्ट इस तरह रेजिलियंस नहीं होती। A-10 की इसी तरह है, क्योंकि इसने लो जाके टैंक्स पर, तोपों पर, आर्मर पर्सनल कैरियर उनके हमले करने होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईरानियों ने एक और मिथ तोड़ दी है, यानी F-35 स्टेल्थ तोड़ दी, F-15E मोस्ट मॉडर्न जहाज उसको तबाह कर दिया, A-10 एक और डायमेंशन में अपना लीडर था सबसे ज्यादा, तो उसको भी तबाह कर दिया। तो ये एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस मिलेगा ईरानी फोर्सेस को, और ऑपोजिट होगा अमेरिकन फोर्सेस के लिए, उनका कॉन्फिडेंस शेक होगा, और जाहिर एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। डू यू थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप या उनका पीट हेगेस या फिर कोई भी उनके जो वॉर से रिलेटेड ये पूरे के पूरे जो काम कर रहे हैं, क्या अभी तक ये ईरान की एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको नहीं अंडरस्टैंड कर सके, अभी भी उनको अंडरमाइन कर रहे हैं? और इसी वजह से तो उन्होंने अपना अटॉर्नी जनरल बदल दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल दिया, नेवल फोर्सेस, एयर फोर्सेस, जंग के दिनों में ये बदल देना, ये तो वही कॉन्फिडेंस शेक करने वाली बात है। फिजा, बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप कोई गलत फैसले कर ले तो उसका पहला विक्टिम वही होता है जो मिलिट्री लीडर होता है। आपने सोचा था, देखा था इंडियन एयरफोर्स वाइस चीफ को बदल दिया गया था चंद दिन पहले, मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट से पहले। तो जब आपकी कोई लगता है कि एक ब्लेम आप पर आ रहा है, आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, तो फिर जाहिर है आपने किसी को तो बनाना होता है कि इन्होंने एग्जीक्यूट ठीक नहीं किया। जबकि मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि जो अमेरिकन फोर्सेस को जो टास्क दिया गया है वो रियलिस्टिक नहीं है, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए फिजा, कि जब भी कोई आप ऑपरेशन प्लान करते हैं उसके अंदर ट्रुप वर्सेस टास्क की एक रेशो रखी जाती है, यानी इतने 100 लोग होंगे या इतने जहाज होंगे या इतनी सबमरीन होगी, इतने वेसल्स होंगे, तो उन ट्रुप वर्सेस टास्क को एक रेशो के तहत एम्प्लॉय किया जाता है। अब इन अमेरिकन नेवी इतनी बड़ी तादाद में डिप्लॉयड है, लेकिन आप ये देखें टास्क उसको क्या दिया गया है। टास्क को दिया गया कि पूरा पर्शियन गल्फ संभाल के रखो, पूरा इनसर्कल करके रखो रेड सी को, कोई मिसाइल जो ईरान से फायर हो रहा है इजराइल की तरफ उसको डिस्ट्रॉयर उसके और मिसाइल एंटी मिसाइल इंटरसेप्ट करें। फिर अब नए हॉर्मोज को खोलने की तैयारी सोच रहे हैं, वो करने का सोचते हैं। फिर उन्होंने कहा जो 2000 शिप फंसे हुए हैं उनको भी हमने निकालना है। तो जब आप अपनी फोर्सेस को डाइल्यूट कर देते हैं और आपकी टास्क वर्सेस ट्रूप रेशो इतनी थिन हो जाती है, तो आप कोई भी टास्क नहीं फिर कर पाते होल हार्टेडली। यही डिलेमा है, और वही नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर किसी ना किसी को स्केपगोट जिसको बनाना था। काबिल एहतराम खालिद भाई, आज हमें जरा ये भी समझाएं, ये चाइना से 5th जनरेशन के जहाज आ रहे हैं, ये 4th जनरेशन का जहाज है,
मुझे और मेरी आवाम को ये बताएं कि जब हमने भारत के त्यारे गिराए थे उस वक्त तो ये था कि वो समझ नहीं सके कि हमारी रेंज कितनी है। हम यहाँ खड़े थे तो वो समझ रहे थे कि हमारी रेंज से बाहर है, हमारे त्यारे अपने मुल्क में, उनके त्यारे अपने मुल्क में, लेकिन हमने गिरा लिए। ये 5th जनरेशन क्या होता है, ये 4th जनरेशन क्या होता है, और क्या अब त्यारे जो है वो सिर्फ ये है कि रेंज में आए तो ही मारे जाएंगे, या वो डॉग फाइट? कुछ आप तो खुद उड़ाते रहे हैं, और मुझे याद है अफगानियों को जब प्रॉब्लम आई थी तो आप जेट फाइटर त्यारे उड़ाकर रशिया को भगाया करते थे। आप वही खालिद भाई हैं या कोई और है खालिद साहब? आप मुझे बूढ़ा नहीं होने देना चाहते क्या आप चाहते हैं कि मैं याद करता रहूं अपनी नौजवानी के टाइम को? अच्छा, We really wish कि तब रील्स का दौर होता और आपकी रील्स हम भी देखते। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई विश को बना लेता मैं तो अब ज्यादा भाट साहब के साथ मेरी और ज्यादा दोस्ती हो जाती। बिल्कुल ठीक है। ये जो आप जिसका बात कर रहे हैं 5th जनरेशन, ये मुख्तलिफ जनरेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन कितनी किया उस फाइटर जहाज ने। जो वर्ल्ड वॉर में शुरू हुए थे वो हम उसको 1st जनरेशन कहेंगे, उसके बाद और थोड़े से मॉडर्न हुए, F-86 के मिग्स आए शुरू के, वो 2nd जनरेशन हो गए। फिर 3rd जनरेशन फ्रांस ने मिराजेस बनाए, अमेरिका ने भी F-14, 15 बनाने किए, वो 3rd जनरेशन हो गए। फिर F-16 आ गए जब 82 में आए तो वो 4th जनरेशन कहलाए। यानी मैं सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स में जाए बगैर मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स का सानी क्लिप बताता हूँ। जितनी अपग्रेडेशन होती गई, और अपग्रेडेशन किस किस में होती गई वो मैं बता देता हूँ। इंजन की पावर बेहतर होती गई, इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर होती गई, फायर कंट्रोल अच्छा हो गया, लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी ज्यादा बॉम्ब उठा सकता है, प्रिसीजन बढ़ती गई, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आ गए। तो जितना ज्यादा कोई जहाज मॉडर्नाइज होता गया वो एक जनरेशन ऐड होता गया।